गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे। और आप पहले की जो हम डाले हुए वीडियो आपको जरूर देखे होंगे और आपने देखे और उसमें बहुत सारा आप बहुत प्यार हमको दिए और अब इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आज के हम लोग क्लास में हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। और हमने पहले एक वीडियो बना चुके हैं और आपने उसमें देखकर बहुत अच्छा प्यार दिए हैं। और जिस लेक्चर में हम लोग देखे हैं कि ये यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों हुआ, आखिर क्या वजह थी यूरोप में राष्ट्रवाद होने के, उसके कारणों को भी देखिए, यूरोप भी देखे क्या है, राष्ट्रवाद भी क्या होता है इसको भी देखे हैं। और फिर इसमें वो भी चर्चा किया गया है कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुई और उस फ्रांस की क्रांति का यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलाव विकास में क्या मदद पहुंचाया, उसकी क्या भूमिका थी फ्रांस की क्रांति का, ये भी हम उस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देख ले ताकि यह वीडियो आपको, यह लेक्चर आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक, तो चलिए हम लोग क्लास को आरंभ करते हैं। आप देखेंगे हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि इसका यूरोप के राष्ट्रवाद में एक बहुत ही अहम भूमिका है। ठीक, क्योंकि इसने यूरोप में राष्ट्रवाद को समझिए एक नया गति दिया, नई दिशा दिया। और शायद माना जाता है कि नेपोलियन के चलते यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ। तो हम लोग देखते हैं और समझते हैं कैसे। तो जो नेपोलियन था इसका जन्म, हल्का सा बेसिक चलते हैं, 15 अगस्त, जिस दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस समझिए, उस दिन इस महान नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769। देखिए, और ये अगर 1800 कर दे तो गांधी जी का जन्मदिन है और 15 अगस्त ये कितना अहम तिथि है, अब तो भूलेगा भी नहीं। 15 अगस्त हम लोग का भारत का स्वतंत्रता दिवस और 1869 कर दे तो महात्मा गांधी का जन्मदिन। उससे 100 साल पहले 1769 में किसका जन्म हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का। और जो फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो उस फ्रांस की क्रांति में कौन, यह एक सेनापति के रूप में कार्यरत था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और जो फ्रांस की जनता ने अपने शासक को फांसी पर चढ़ाकर और क्या कर दिए, राजतंत्र का अंत कर दिया, राजतंत्र समाप्त कर दिए। तो फिर जाकर वहां पर नेपोलियन ने क्या किया कि आक्रमण कर दिया। नेपोलियन ने क्या कर दिया कि उसी फ्रांस पर इसने आक्रमण कर दिया। परंतु सौभाग्य और खुशखबरी यह है कि नेपोलियन ने जब आक्रमण किया तो उस समय फ्रांस की जनता भी नेपोलियन की मदद की और इसका समर्थन भी किए, जिस कारण हुआ क्या कि नेपोलियन अपने उद्देश्य में बहुत हद तक सफल रहा। नेपोलियन ने क्या किया कि फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। वो आक्रमण किया था 1799। 1799 ईस्वी को नेपोलियन फ्रांस पर क्या किया, आक्रमण। और इस आक्रमण में वहां की जो जनता थी, आक्रमण में वहां की जो जनता कहाँ की, फ्रांस की, उसने मदद किया किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का। और इस दौरान हुआ क्या कि फ्रांस में एक बार फिर से नेपोलियन अपने ताकत के रूप में उभरा और इसने फिर से, एक तरह से देखिए जाए तो फिर से यह राजतंत्र की स्थापना कर दिया। क्योंकि जो वहां के लोग अपने सम्राट को फ्रांस की क्रांति के दौरान भगाए थे, फांसी पर चढ़ाकर खुद स्वतंत्र हुए थे, राष्ट्रवाद की भावना उनमें कुछ प्रबल हुई थी। परंतु फिर क्या हुआ कि नेपोलियन के आगमन के कारण वे लोग, नेपोलियन का किया कि उन लोगों को फिर आपस में समेट कर और फिर से खुद शासक बन बैठा। तो वो लोग जिस काम को खत्म किए थे नेपोलियन के आगमन के कारण, वह राजतंत्र की स्थापना फिर से होगी। और इस तरह हुआ क्या कि नेपोलियन 1799 में फ्रांस का शासक बन बैठा, फ्रांस का शासक बन बैठा। कौन? नेपोलियन। और नेपोलियन जो बनता है शासक, देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, जो नेपोलियन शासक बनता है
यह 11 नवंबर को 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804, इस तिथि को इतना को बहुत ध्यान रखना है। क्या है? 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1704। देखिए इस समय का क्या कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस पर आक्रमण कर वहां का शासक बन बैठता है, ठीक। और ये लगभग 5 सालों तक 5 इयर्स वहां पर शासन करता है और इसके बाद यह प्रकाशित करता है 1804 ईस्वी में, जो बहुत मोस्ट भी आई है। और वो एक नियम कानून लागू करता है और अपनी जनता को, फ्रांस की जनता को कुछ अधिकार देता है। वैसे अधिकार जो अधिकार फ्रांस की जनता को उससे पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था, उन कुछ बहुत सारे अधिकारों को नेपोलियन क्या करता है, वहां की जनता को देता है। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता अथवा जिसे हम लोग नेपोलियन कोड कहते हैं का किया, प्रकाशित किया। और जिसमें क्या किया कि वहां के मतलब फ्रांस की जनता को बहुत सारे अधिकार नेपोलियन ने दिए। और इस देखते हैं क्या है नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड। और ये बहुत मोस्ट भी है, हर बार पूछता है आपके परीक्षा में कि नेपोलियन संहिता कब प्रकाशित हुआ था अथवा नेपोलियन संहिता कब आया था, 1804 या नेपोलियन कोड, ठीक। ये नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड है क्या, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक। तो देखिए क्या है नेपोलियन संहिता अथवा कोड कब आया है, 1804। देखिए तो हम लोग इसे एक दस्तावेज कह सकते हैं, दस्तावेज था, जिसमें क्या क्या था कि वो अपने देश की जनता को, कह सकते हैं फ्रांस के लोगों को कुछ अधिकार दिया था। नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड क्या है, तो नेपोलियन संहिता और नेपोलियन या अथवा नेपोलियन कोड एक ऐसा दस्तावेज है जो 1804 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा फ्रांस के जनता को कुछ अधिकार के रूप में दिया गया था। और इस नेपोलियन संहिता और नेपोलियन कोड में क्या था, कानून के समक्ष समानता का बात कहा गया था। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता की बात की गई थी। इसका मतलब कानून के सामने सब बराबर है, यानी जो फ्रांस में जो कानून लगेगा 1804 के बाद, वह सभी कानून वहां के प्रत्येक लोगों पर एक समान रूप से लगेगा। जबकि इससे पहले नहीं था, वहां की जो गरीब जनता थी उसके लिए कुछ अलग, उससे जो कुछ ऊंचे पद पर थे उन लोग के लिए कुछ और, जो राजदरबार के थे उनके लिए अलग। वहां पर क्या था कि जनता के लिए अलग था, वहां के सामंत के लिए अलग था, पादरी के लिए अलग था, राज घराने से जुड़े थे उनके लिए कानून क्या था, अलग अलग सभी के लिए था। परंतु नेपोलियन संहिता के आने के बाद हुआ क्या कि प्रत्येक लोगों पर एक ही कानून लगने लगा और उसे कहा गया कानून के समक्ष समानता, जो कि बहुत ही बड़ा अधिकार था फ्रांस के लोगों के लिए। और ये अधिकार हम लोगों के संविधान में भी दिया गया। वर्तमान समय में भी हम लोग क्या है, कानून के समक्ष समानता है। मतलब मान लीजिए जो जुर्म एक व्यक्ति करेगा, देखिए मान लीजिए अगर हमारे देश में इतना दिया गया, ये इसी का उपयोग है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ए है
कोई व्यक्ति ए है और वो बी को मारा है, एकदम साधारण व्यक्ति है, ठीक। मान लीजिए व्यक्ति बी को क्या कर दिया है, हत्या कर दिया है, तो इसको अगर बी ए को क्या देगा, मृत्यु दंड, और वही काम कर दे प्रधानमंत्री, और मान लीजिए व्यक्ति सी को मारे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है किसका किए हैं, किसी व्यक्ति को मारे हैं, तो उनको भी वही सजा दिया जाएगा जो व्यक्ति ए को दिया गया है। मतलब सजा में कोई अंतर नहीं किया जाएगा, वो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डीएम हो, या देश के साधारण किसान, नौकर, मजदूर हो। मतलब कहता है कि कानून सबके लिए एक समान है। तो ये अधिकार उस समय 1804 में ही नेपोलियन का जो था अपने फ्रांस की जनता को दे दिया था, जिस कारण वहां की जनता बहुत खुश थी नेपोलियन से, और कहे कि अरे वाह, ये तो शासक बहुत बढ़िया है, जो पहले जिसको हम लोग फांसी पर चढ़ाए हैं उससे क्या है, यह बहुत बढ़िया है, उससे खुश थे, ठीक। इसके बाद कहिए ये यातायात, आयात निर्यात, आयात और निर्यात शुल्क मुक्त, शुल्क मतलब पहले क्या था कि यूरोप में उस समय कि मतलब फ्रांस कई भाग बड़ा था, और उसके एक राज्य में जाइए तो वहां पर आपको जाने पर टैक्स देना पड़ता था। मतलब जैसे अगर भारत का बात किया जाए तो भारत से उत्तर प्रदेश में जाइए तो वहां से टैक्स, उत्तर प्रदेश से हरियाणा जी वहां से, पंजाब जी अलग, मध्य प्रदेश अलग, मतलब प्रत्येक राज्य में जाइए तो वहां पर टैक्स देना पड़ता था। और छोटा छोटा राज्य था तो मतलब जाते जाते क्या है, लोग क्या थे, परेशान रहते थे। जो वहां पर व्यापारी थे, व्यापारी वो इससे बहुत परेशान थे। इससे मान लीजिए अगर उस व्यापारी को 3-4 राज्यों से गुजारना पड़े तो प्रत्येक राज्य को टैक्स देगा अगर किसी वस्तु पर, तो समझिए उस वस्तु की कीमत कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपको समझना है किस रूप में समझ सकते हैं उसको, यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई वस्तु है, जैसे ये मार्कर हम कह रहे हैं, मान लीजिए मार्कर क्या है, कंपनी बनाया है 10 रुपए का, मान लीजिए ये मार्कर क्या है, ये मार्कर कितना का है, 10 रुपया का है, और इसे एक व्यक्ति कंपनी से खरीदा, तो उसने कंपनी का क्या है, उसको दिया 11 रुपया का बेच दिया। लेकिन जो उसको खरीदा है ना, उसको 3-4 राज्यों से कराना पड़ता है, 3-4 राज्य से, तो प्रत्येक राज्य का कहा कि तुम हमारे राज्य से गुजरते हो तो टैक्स दो, पैसा दो, और उसको क्या करना पड़ा, टैक्स देना पड़ा। तो जो अब पहले एक राज्य से गुजरा तो उसको 12 रुपया हो गया, 1 रुपया देना पड़ा, 1 रुपया। दूसरे राज्य से गुजरा तो कहता हम ना 2 रुपया हम लेंगे, तो कितना हो गया, 14। जो तीसरा राज्य था वहां पर भी 1 रुपया दिया, कितना हो गया, 15। उसका हो गया 15 रुपया बढ़ गया। अब वो लाया है तो मुनाफा कमाएगा, वो 4-5 रुपया धर लिया तो कितना हो गया, 20 रुपया, समझिए। तो इस तरह से और था कि मुनाफे में वहां के व्यापारियों को कमी आ रही थी। जब किसी चीज का अगर कीमत बढ़ जाए तो खरीदने वाली जो जनता होती है, जो लोग होती हैं, वो नहीं खरीदती है। मतलब व्यापार का होता है, ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर ये बीच के राज्य जो टैक्स नहीं लेते तो जो उसका 4 रुपया एक्स्ट्रा लगा है वो 4 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगता। इस तरह जब आयात निर्यात मुक्त कर दिया तो हुआ क्या कि वहां के जनता इससे अरे वाह, नेपोलियन तो बहुत बढ़िया है वहां। और जो राज्य थे ना, वो प्रत्येक राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती थी, और जिसका अलग अलग भाषा होगा तो लोगों में एकता की अनुभूति नहीं होती है। किसकी अनुभूति, एकता की। इस दोनों में डालते हैं, दोनों लिख लीजिएगा। एकता का अभाव हो जाता है अगर जब कभी भी भाषा अलग अलग हो तो एकता की कमी आ जाती है, एकता में कमी आ जाती है, अभाव हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई और भाषा बोलूंगा और आप कोई और भाषा बोलिएगा, तो क्या आप और हम बात कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते हैं। हम हिंदी बोलेंगे, आप संस्कृत बोलिएगा, हाँ, आप संस्कृत बोले हम उर्दू बोलने लगे, हाँ, आप उर्दू बोले हम इंग्लिश बोलने लगे। मतलब आप बोलिएगा और हम बोलेंगे, भाषा ही समझ नहीं आएगा, बात ही नहीं हो पाएगी। और आप क्या कहना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, ये हो ही नहीं सकता है। मतलब एक दूसरे से लगाव ना होगा, प्रेम ना होगा, मोहब्बत ना होगा, ठीक। ये सभी का हो जाएगी, ये कमी ही रहे। तो उसने कहा कि देखिए यहाँ पर लोगों में एकता नहीं है, तो नेपोलियन ने कहा कि एकता लाने के लिए होना चाहिए, भाषा एक होनी चाहिए। तो उसने फ्रेंच, क्योंकि फ्रांस की मूल भाषा फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया, राष्ट्रीय भाषा, और कहा कि इसको सभी लोगों को बोलना है और यही चलेगा,
ठीक है। अब सभी लोग फ्रेंच बोलने लगे, जिस कारण फ्रेंच बोलने से उनमें एकता आई, और जब एकता आई, कई लोग आपस में मिली, विचारों का आदान प्रदान होने लगा, तो राष्ट्रीयता की भावना बहुत अधिक बढ़ गई। ठीक है। इसके बाद हुआ क्या कि योग्यता के आधार पर चयन, ये तीसरा हो गया फ्रेंच। चौथा, योग्यता के आधार पर चयन। नेपोलियन से पहले योग्यता वहां पर नहीं देखी जाती थी। जन्म के आधार पर, परिवार के आधार पर उनको उनके कामों में दे दिया जाता था, कहते थे आप यही काम कीजिए। परंतु नेपोलियन का कहा कि नहीं, ऐसा अब नहीं चलेगा। जो जिस कार्य को करने लायक है उस व्यक्ति को वही कार्य दिया जाएगा, और योग्यता को उसने क्या दिया, प्राथमिकता दिया। जिस कारण वहां के जनसाधारण लोगों में भी अपने राजा नेपोलियन के प्रति बहुत समर्पण हो गया था, प्रेम हो गया था कि नहीं, ये राजा क्या है, एक अलग है। और इस सभी के सभी अधिकार देखते हैं ना कि एक स्वतंत्र देश में होता है। योग्यता के आधार पर अजय की नहीं, योग्यता के आधार पर अगर पढ़ लिखिएगा, आप जो अधिक मेहनत कीजिएगा, आप योग्य बनिएगा तो आप टॉप कीजिएगा। ये थोड़ा नहीं है कि आपको इसी तरह टॉप कर जाएगा, नहीं, टॉप करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो योग्यता को क्या दिया, इसने प्राथमिकता दिया। ठीक है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया। आयात निर्यात कृषि के मुक्त है कि नहीं, उसी तरह से उसने भी, समझिए आज हमारे देश में, और वो 1804 में सभी किया ये कर दिया था। उसका दिया जन्मजात व्यवस्था की समाप्ति कर दी। जन्मजात जो व्यवस्था थी, 5 चला, जन्मजात व्यवस्था समाप्त कर दिया। कहा कि ऐसा कोई व्यवस्था, नियम, कानून नहीं है जो किसी व्यक्ति को जन्म से ही मिले। वह व्यक्ति उसके योग्य हो चाहे न हो, उसको वह प्राप्त होगा ही। तो क्या हो गया, उसने इसको समाप्त कर दिया। ठीक। इस तरह बहुत सारे सभी के सभी किस्में थे नेपोलियन कोड में। ठीक है। जिस कारण वहां के जनता का होने लगा कि इससे बहुत खुश हो गई और नेपोलियन की जय जयकार करने लगी। नेपोलियन, और इस तरह हुआ क्या कि इसने ये सभी करने लगा। देखिए, अब योग्यता दे दी, भाषा दे दी, भाषा, एकता आ गया। ठीक। कानून के समझ, समानता, तो कई जो लोग थे आपस में जुड़ने लगे, और इस तरह इन सभी लोगों में एक भावना आ गई, वो थी राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है। सब कुछ ठीक ही चला था, परंतु हुआ क्या अचानक, तो ब्रिटेन, फ्रांसा, रूस और ऑस्ट्रिया, कौन कौन, ब्रिटेन, फ्रांसा, रूस और ऑस्ट्रेलिया नेपोलियन से जल रहे थे। कि नेपोलियन क्या कर रहा है, ये अपने साम्राज्य का फैलाव कर रहा है, विस्तार कर रहा है, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ा रहा है। यह जो राजतंत्र है ना, राजतंत्र को संकट में डाल रहा है। मतलब अगर इस तरह का अधिकार देगा तो एक बार लोग फिर करेंगे, फिर बुलंद करेंगे अपनी आवाज को, और फिर राजतंत्र को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। तो वे सभी के स्वीकार किए कि नेपोलियन पर आक्रमण कर दिए। कौन कौन, ब्रिटेन, फ्रांस। बोलिए, बोलने से याद होता है, आप मेरे से नहीं बोले, अभी बोलने में क्या जाता है, बोलिएगा तो याद हो जाएगा। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और रूस, ये 4 देश मिलकर और नेपोलियन पर आक्रमण कर दिए। अब नेपोलियन देखिए इतना अच्छा काम किया था, परंतु कहते हैं ना कि सभी आपकी अच्छाई केवल मात्र एक बुराई के चलते धूमिल पड़ जाती है, और वही हुआ नेपोलियन के साथ। इसने इतने सारे अधिकार दिए, लेकिन हुआ क्या कि जब 4 देश उस पर आक्रमण किए थे, तो इसमें सेना में लोगों की संख्या कम थी। तो फ्रांस के लोगों को जबरन क्या करने लगा कि सेना में भर्ती करने लगा और युद्ध में भेजने लगा, जिस कारण फ्रांस की जनता नेपोलियन से नाखुश हो गई और उसका मदद नहीं की। देखिए, वही जनता है जो 1799 में नेपोलियन को मदद करती है, और एक इस समय है कब, 1815 ईस्वी। 1815 ईस्वी को नेपोलियन का मदद कोई नहीं करता है, और हुआ क्या कि वोट लड़ू में 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया
से युद्ध करते हुए नेपोलियन की हार हो जाती है। नेपोलियन की हार हो जाती है और जो नेपोलियन का साम्राज्य था यह क्या होता है, समाप्त हो जाता है और एक बार फिर से फ्रांस राज्यहीन सम्राटहीन बन जाता है। ठीक है, एक गलती बस कर दिया कि यह अपने देश के जनता को जबरन क्या कर रहा था, युद्ध में भेज रहा था, और जिस कारण वही जनता जो उसको 1799 में शासक बनाए थे वो छोड़ दी। इसीलिए आज कहते हैं कि जो पावर है ना वह जनता के हाथ में है। जनता जब चाहे जिसको वह सम्राट बना सकती है और जिसको जब चाहे उसको भिखारी बना सकती हैं, सड़क पर ला सकती हैं। इसलिए जनता के सामने सब क्या है, समर्पित है, झुक जाएंगे, क्योंकि जनता के सामने कोई उतना ताकतवर नहीं है। और यह बात कई बार प्रमाणित हो चुका। और इस तरह हुआ क्या कि जो नेपोलियन का युग था, नेपोलियन युग का हो गया, समाप्त हो गया। और इस प्रकार नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हो जाती है और उसकी पूरी जीवन गाथा क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसकी मृत्यु 1821 ईस्वी में नेपोलियन की हो जाती है। और इस तरह से देख रहे हम लोग, देखिए कि नेपोलियन किस प्रकार फ्रांस में एंट्री किया, वहां पर शासक बना, वहां के लोगों को अधिकार दिया, और ये अधिकार ही, ये जो अधिकार जो नेपोलियन कोड दिया है, यही नेपोलियन कोड है जो राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने में, प्रोत्साहन करने में एक नई गति दी। और यही योगदान रहा नेपोलियन बोनापार्ट का यूरोप के राष्ट्रवाद में। और हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि यह नेपोलियन के पराजय के बाद आगे किस प्रकार वियना सम्मेलन हुआ और उस वियना सम्मेलन का क्या उद्देश्य था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, राधे राधे।